Hello viewers, good morning students. Welcome back to my class once again. Today's topic is धातुएं जो है जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है ना। धातु के बारे में हमारे ये जो चैप्टर है धातु और धातु कर्म के बारे में है, मेटल और मेटलर्जी। तो मेटल क्या है, हमने इसके पीछे प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, समझे भी है। आज हम इसकी जो रासायनिक क्रिया होती है, मतलब धातु जो है जल से क्रिया करके क्या बनाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सा बताई थी मैंने, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। वो जो है जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है और करके क्या बनाता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, और अत्यधिक मात्रा में हीट उत्पन्न करती है। अर्थात वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि वो क्या बोलते हैं, जो पानी जल मतलब क्या है, पानी हो गया। तो पानी का सूत्र क्या है, H2O। तो किस तरह से वो क्रिया करके किसके साथ कौन सा हिस्सा जुड़ता है वो आप स्क्रीन पर देखिए। H2O पहले आयोनाइज होता है H+ और OH- में, ठीक है। और 2H2O होगा तो 2H+ 2OH- होगा। इसी तरह से जब हम धातु लेते हैं, धातु मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम धातु हमेशा कौन सी आयन जब जुड़ेगा तो वो आयन बनेगा, कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन। और वो पॉजिटिव आयन हमेशा उसके ऑपोजिट आयन वाले तत्वों के साथ या कंपाउंड के साथ जुड़ता है। जैसे इसमें देखिए Na+ जो है पॉजिटिव आयन है, और पानी का जो OH आयन है उस माइनस जो आयन है उसके साथ वो जुड़ता है। जुड़ के क्या बनाता है, NaOH बनाता है। और क्या जुड़ बच जाता है, हाइड्रोजन गैस हवा में निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो वो क्या होता है, कम अभिक्रियाशील धातु है, मतलब वो कम क्रियाशील होती है। तो वो ठंडे जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, परंतु गर्म जल या जो भाप बनता है, जल के वाष्प बनता है, उसके साथ वो रैपिडली बहुत तेजी से क्रिया करती है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले के मतलब बची हुई धातु की सतह से चिपक जाते हैं और धातु तैरना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए मैग्नीशियम होता है Mg, और पानी तो एज यू नो, जैसे आप जानते हो H2O। तो केमिकल रिएक्शन के लिए इसमें 2H2O लिखा गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो क्या बनाएगा, MgOH2 और हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस में एरो जो है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इट मीन्स वो हवा में, गैस हमेशा हल्के होने के कारण हवा में उड़ जाता है। इसी तरह से देखिए और भी धातु है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। ये भी जैसे धातुएं ना तो ठंडे जल से क्रिया करती है और ना ही गर्म जल से। तो फिर वो किससे क्रिया करती है, वो जल वाष्प के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन। हमने पहले में देखा धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन जो एल्युमिनियम, जिंक और लोहा जो है वो धात्विक ऑक्साइड बनाता है, नॉट हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस दोनों स्थिति में ही बनाते हैं। तो देखिए 2Al एल्युमिनियम और पानी H2O मिलकर के क्या बनाता है, एल्यूमिना, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, बॉक्साइड भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से देखिए Fe जो होता है वो भी पानी के साथ क्रिया करके, मतलब देखिए पानी के बगल में लिखा है जी मतलब वो गैसियस फॉर्म में है, यानी वो जल वाष्प के रूप में है। तो क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है।
ठीक, तो अभी हमने देखा धातुओं का पानी के साथ क्रिया। अब हम देखते हैं धातु अम्ल के साथ क्या क्रिया करते हैं। अम्ल में हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। तो धातु जो है, अधिक क्रियाशील धातु जो Mg है, वो HCl से क्रिया करके क्या बनाता है, MgCl2 और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, और फिर देखिए जिंक भी HCl से क्रिया करके ZnCl2 और H2 बनाता है। जो फेरस है यानी Fe जो है, वो भी 2HCl से क्रिया करके FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब सवाल होता है, क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? तो ये बात है कि हमने पिछली क्लास में एक एक्टिव सीरीज के बारे में बताया था, माने अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु का एक सीरीज आप लोगों को दिखाया गया था। आप लोग पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियो में। तो सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु जो है, धातु से कम क्रियाशील धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ अभिक्रिया या क्रियाशीलता क्या होगी, कम होती जाती है। कम क्रियाशील धातुएं जैसे कि सोना, प्लैटिनम, उस पर तनु अम्ल का कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जो तांबा है सांद्र, वो जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, तांबा का सूत्र होता है Cu, तो कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। ठीक, तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब O, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखिए नीचे में दिया है सोना और प्लैटिनम जैसे धातु है ना, वो सिर्फ किससे फिर पिघलेगा, वो भी धातु है, उसको पिघलना चाहिए ना, वो सिर्फ एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया मीन्स अम्लराज। अम्लराज किसको बोलते हैं, जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल से जब दोनों को मिक्स करके सोना और प्लैटिनम को मिलाएंगे तभी वो उसके साथ क्रिया करता है। ठीक, अब देखिए कुछ प्रश्न आपके पास है। प्रश्न है कैल्शियम को जल के साथ क्या अभिक्रिया होगी। इसको हमने देखिए जैसे मैग्नीशियम को हमने बताया था, वैसे ही इसमें भी मैग्नीशियम की जगह में कैल्शियम लिख दीजिए। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, वहाँ कैल्शियम क्लोराइड होगा और हाइड्रोजन बनाएगा, बन जाएगा। आप लोगों से कोशिश करके देखिए। नेक्स्ट है लोहे का जल के साथ अभिक्रिया। उसमें भी देखिए इसमें मतलब Fe जो है Fe + 3H2O, उसमें क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा। Fe2O3 बनाता है और ये आपका मैं आपकी दिखाई हूँ, आप स्क्रीन के पीछे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। Fe2O3 बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, और इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है कि अम्लराज किसे कहते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया अम्लराज किसे कहते हैं, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, जो अभी हमने आपको बताया था, ये इसको बोलते हैं अम्लराज यानी एक्वा रिजिया। ठीक है, आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि ये जो धातुएं हैं वो कहाँ कहाँ मिलता है हमारे धरती पर। ठीक है ना, ऑकरेंस ऑफ मेटल, उसकी उत्पत्ति। हम जानते हैं ये पृथ्वी की जो भूपर पट्टी होती है उसमें पाए जाते हैं। कुछ धातुएं जो है प्रकृति में फ्री स्टेट में मिलता है, मुक्त अवस्था में। कुछ जो होता है कंपाउंड स्टेट में मिलती है, संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो सामान्यतः जो हम सक्रियता श्रेणी में देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती है। जैसे कि नीचे क्या है, सोना एवं प्लैटिनम जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो किसी और के साथ क्रिया करके मिल करके यौगिक के रूप में मिलता है, मतलब संयुक्त अवस्था में वो पाई जाती है।
ठीक है। तो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और भौतिक गुणों का अनुमान भी लगाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं। तो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से नेचुरल जो रूप में पाए जाने वाले जो ठोस अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन लगभग निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल या खनिज। ठीक है। तो धातुओं का मतलब निष्कर्षण इन्हीं खनिजों में से किया जाता है। तो अब हम बांटते हैं कि ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो और अशुद्ध या इम्प्योरिटीज उसमें कम होती है तथा जिसमें से धातु को हम आसानी से कम खर्चा में सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओर। तो देखिए हमने अभी आपको मिनरल और ओर के बारे में बताया है, आप लोग उसका बार बार उस वीडियो को देखिए और दोनों में अंतर फर्क करना सीखिए। ठीक है। तो हमारे जो सामान्यतः जो खनिज जो है अलग अलग प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी अयस्क जो होता है खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अब हम देखिए सारणी में 3 में दिखा रहे हैं। देखिए ऑक्साइड प्रकार के अयस्क के प्रकार। तो पहला होता है ऑक्साइड, जैसे कि लोहे का ऑक्साइड होगा उसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। फिर मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, जिसमें Fe की मात्रा 2 रहेगा वो हेमेटाइट, Fe की मात्रा 3 रहेगा तो वो मैग्नेटाइट। फिर बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2O। उसी तरह से अयस्क के प्रकार कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट में हम बोलेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। कैलामाइन जिसको हम लोग जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से सल्फाइड अयस्क होगा आयरन पायराइड FeS2, कॉपर पायराइड CuFeS2। और सल्फेट का होता है जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद करिए समझ के, क्योंकि एग्जाम में भी आता है। किसी कभी कभी पूछ देते हैं इस अयस्क का सूत्र बताइए, तो आता है परीक्षा में। ठीक है। अब ये सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे कौन कौन से अयस्क या खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखिए एक सारणी दिखा रहे हैं। सारणी में आप लोग देखिए हेमेटाइट कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम। देखिए लाइमस्टोन कहाँ पे है, रायपुर, रायगढ़ ये सब में है। अलेक्जेनाइट वो कहाँ पे मिलेगा, रायपुर के देवभोग में। ये एक हीरा है, देवभोग में मिलता है। फिर कैसीटेराइड वो कहाँ पे मिलेगा, दंतेवाड़ा बस्तर में। कोरंडम कहाँ मिलेगा, दंतेवाड़ा में। सोना कहाँ पे मिलता है, देखिए रायपुर में। तो रायपुर में 2 चीज़ मिलता है, हीरा भी मिलता है, सोना भी मिलता है। तो रायपुर धनी है ना। फिर कांकेर में सोना मिलता है, रायगढ़ में मिलता है, महासमुंद में मिलता है और बस्तर में मिलता है। अभ्रक कहाँ पे मिलता है, वो भी रायपुर में, मतलब रायपुर खनिजों का भंडार है हम कह सकते हैं। सरगुजा में भी है अभ्रक और बस्तर में भी है। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटलर्जी। अभी तक हमने मेटल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। मतलब अयस्क जो हमने अभी आपको अयस्क के बारे में बताया, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब ऐसे ही नहीं निकलता है धातु, उसको कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटलर्जी या धातुकर्म है, या धातु का निष्कर्षण भी हम कह सकते हैं। तो कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को 3 स्टेप है, 3 स्टेप से हमको पास होना पड़ता है। सबसे पहले होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्कों का सांद्रण करते हैं। फिर हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण करते हैं, मतलब निकालते हैं धातु। फिर होता है जो धातु हमारे पास निकाल के आया उसको हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी शुद्धिकरण करते हैं। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, आप उस नेक्स्ट वीडियो को देखिए। पहले आप इतने को समझिए और याद करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे। थैंक यू।
आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए सिलेबस से रिलेटेड जो भी जानकारी सेंड करूं आपको वो तुरंत मिले और आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सके। थैंक यू।